Hello. Today we are going to start atoms and molecules, that is chapter 3 of class ninth. Class ninth, third chapter atoms and molecules. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने लिटिल बिट क्लास 8 के अंदर पढ़ा हुआ है, बट आज हम एटम्स को पढ़ने से पहले एटम की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो एटम की हिस्ट्री में सबसे पहले जिस पर्सन का नाम आता है वो है महर्षि कनाद। महर्षि कनाद जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे। कौन थे? इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनाद, जिन्होंने अराउंड 500 बीसी सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था मैटर को बोला जाता है पदार्थ। मैटर कैन बी डिवाइड into small particles and the last possible stage is known as परमाणु, that is atom। तो महर्षि कनाद ने क्या बताया था कि पदार्थ मैटर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, और जो उसकी लास्ट पॉसिबल स्टेज है जहां पे आके वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा वो क्या होगी भाई? परमाणु, जिसको हम एटम बोलते हैं। तो एटम के बारे में सबसे पहले किसी ने बताया था, तो वो कौन था? एक इंडियन थे, एक इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम क्या था? महर्षि कनाद था। महर्षि कनाद के बाद में एक दूसरे इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने भी एटम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। उन्होंने बताया जो एटम है हमारा वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। एटम कैसे मिलता है? कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फुकुदा काट्यायामा, ये दूसरे इंडियन फिलोसोफर हैं, इन्होंने भी एटम के बारे में बताया। इन्होंने कहा एटम एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि एटम अकेला नहीं होता, एटम हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, मतलब एक से ज्यादा एक साथ मिलेंगे। ये किसने बताया? फुकुदा काट्यायामा ने बताया, जो भी हमारे इंडियन फिलोसोफर थे। अब इनके बाद में लगभग 100 ईयर्स आफ्टर कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, ग्रीक फिलोसोफर, जिनका नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। दो ग्रीक फिलोसोफर हैं, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने भी एटम के बारे में बताया दैट एटम इज इनडिविजिबल। क्या बताया? एटम इज इनडिविजिबल। भाई एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये तो पहले से क्लैरिफाई हो गया। इन्होंने एटम के बारे में और स्पेसिफाई कर दिया कि एटम जो है वो क्या है? इंडिविजिबल है, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये किसने बताया? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने। इसके बाद में कंटिन्यू आगे छोटी छोटी चीजें होती रही रिसर्च, लेकिन जो एक हमारे पास क्लासिफाइड रिसर्च है जिसको हम हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं, वो किसकी है? एंटोनी एल लेवोसियर की। किसकी है भाई वो? एंटोनी एल लेवोसियर। इन्होंने अराउंड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी दो लॉज दिए अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम के लिए क्या दिए? दो लॉ दिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसके अंदर पहला जो आपका लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो आपका दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
ठीक है भाई। सबसे पहले महर्षि कनाद जिन्होंने एटम के बारे में बताया, महर्षि कनाद के बाद में फुकुदा काटायामा जिन्होंने एटम कंबाइंड स्टेट में होता है ये बताया। उसके बाद में ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस उन्होंने बताया एटम इंडिविजिबल है। उसके बाद में जो हमारे पास है अराउंड 18th सेंचुरी के एंड में वो कौन है, एंटोनी एल लेवेसियर, जिन्होंने कॉम्बिनेशन के ऊपर दो लॉज दिए। पहला लॉ आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इन दोनों लॉज को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है भाई। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट डिलीवर किया एंटोनी ने कि ड्यूरिंग एन फिजिकल or chemical change, during any physical or chemical change, the total mass of product is equal to the total mass of रिएक्टेंट। स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज जब भी होगा तो आपका प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास इक्वल रहेगा। मतलब चेंज की वजह से प्रोडक्ट के मास में और रिएक्टेंट के मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या, उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। बिफोर रिएक्शन या फिर बिफोर चेंज होने से पहले या रिएक्शन होने से पहले जो आपके पास फॉर्म प्रेजेंट है एटम्स की, वो आपके रिएक्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। और चेंज होने के बाद में जो आती है आफ्टर चेंज, वो आपके प्रोडक्ट आ जाएगा। आफ्टर रिएक्शन या फिर आफ्टर चेंज जो आपके पास होगा वो कौन होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं हम। जैसे कि H2 plus O2 gives H2O। अब देखिए यहां पे एक तो H2 है हाइड्रोजन, एक O2 है ऑक्सीजन। ये दोनों ने कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, वो कौन है आपका H2O वाटर। तो रिएक्शन से पहले तो H2 और O2 ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद H2O एक यूनिट बन गई, ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट। अब इन दोनों का मास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जितना मास इधर था यहाँ पर उतना ही मास यहाँ पर रहेगा। इस चीज को उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया है कि आपका मास जो है वो कंजर्व रहता है। और इसी को हम एक स्टेटमेंट के थ्रू और डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, दैट मास कैन नाइदर बी created nor destroyed during a chemical reaction। ठीक है भाई। मास आपका क्या है, चेंज नहीं होता, ना बनता है ना खत्म होता है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना चाहिए। इसका भी क्या है, एक एक्सेप्शन है जहां पर ये लॉ फॉलो नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां फॉलो नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में फॉलो नहीं होता है। कहां नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। वहां पे आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से मास आपका कंजर्व नहीं रह पाता। रिएक्टेंट में जो मास है वो प्रोडक्ट में एज इट इज अमाउंट में नहीं हो पाता। इसीलिए आपका न्यूक्लियर रिएक्शन इसका क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर बहुत हाई एनर्जी डेवलप होती है, तो वहां पे आपका मास भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसको आप एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट।
कितना है भाई 10 ग्राम है। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास। इसकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद ये 2 यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है। एक है आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई। अब ये 10 ग्राम है, तो मैं ये अजम्पशन बना रहा हूं कि ये 10 ग्राम है, तो ये मान लीजिए आपका हो जाएगा एक तरीके से 5.6 ग्राम। तो ये इसको बैलेंस आउट करते हुए कितना होना चाहिए भाई, ये 10 है तो ये ओवरऑल दोनों का भी कितना होना चाहिए 10। तो अगर ये 5.6 है तो ये कितना हो जाएगा 4.4 ग्राम, क्योंकि 5.6 और 4.4 ऐड करोगे 10 ग्राम। तो मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद आपका मास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, चाहे वो कितने ही अलग अलग यूनिट्स में स्प्लिट हो जाए। तो अगर हम उसको कंबाइंड देखेंगे तो वेट आपका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। यही क्या बोलता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। इज इट क्लियर? आगे हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए हमारी जो स्टेटमेंट दी थी एंटोनी ने, वो क्या दी थी, इन अ केमिकल सब्सटेंस, इन अ केमिकल सब्सटेंस elements are always present in definite proportion by mass। अब देखिए केमिकल सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, जो आपका H2 वगैरह, ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स जो होंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा। प्रोपोर्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, मास के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन आपका होगा। इसको और अच्छा समझने के लिए एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल हो गया आपके पास H2O। H2O के अंदर आपका एक एलिमेंट तो आपका है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट आपका ऑक्सीजन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां हम लिख देंगे 2। ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहां हमने लिख दिया 1। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वली कितना आ जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। तो हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का वेट होता है हमारा 16, तो यहां कितना आ जाएगा 16। अब 2:16 को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1:8। क्या आंसर आ जाएगा 1:8। मतलब H2O के अंदर जो आपके एलिमेंट हैं वो अकॉर्डिंग टू मास किस प्रोपोर्शन में है 1:8 के। किस प्रोपोर्शन में H2O के अंदर 1:8 का प्रोपोर्शन आपके प्रेजेंट है। और हमेशा H2O के अंदर यही क्या रहेगा आपका प्रोपोर्शन रहेगा। अगर ये प्रोपोर्शन नहीं है तो वो केमिकल सब्सटेंस आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाला वो केमिकल सब्सटेंस आपका क्या नहीं होगा, H2O नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं CO2 का, किसका ले लेता हूं CO2 का। CO2 में कार्बन है एक और एक ऑक्सीजन है। एक आपका कौन है, कार्बन है, एक आपका ऑक्सीजन है। आपका कार्बन कितने हैं 1 कार्बन का वेट होता है 12। कितना होता है भाई 12। ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा 32। अब 32 और 12 का अगर मैं रेशियो लूंगा तो 12 और 32 का रेशियो ले लो 6 और ये आपका 16, और दोबारा से मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 8, मतलब 3:8। 3:8 के अंदर अगर कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, CO2 बोलेंगे। अदरवाइज वो आपका और भी कुछ हो सकता है। जैसे कि मैं इसको एक कंपैरिजन बताता हूं आपको। एक एलिमेंट है CO, ये आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब CO के अंदर भी एक कार्बन है ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके इसका वेट 12 हो गया, यहाँ पे ये सिंगल है तो इसका वेट 16 हो गया। अब अगर मैं इनका रेशियो लूं तो रेशियो क्या आ जाएगा 6:8 और 3:4।
तो 3:4 के अंदर जब प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू मास, तो वो क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। जब 3:8 में है कोई कार्बन और ऑक्सीजन का, तो वो क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये समझा रहा है ये लॉ कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू मास क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। अगर उसके अंदर चेंज आता है तो वो केमिकल सब्सटेंस भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन है, बट रेशियोज दोनों के डिफरेंट है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आपके दोनों लॉ हो गए, पहला आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, दूसरा आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया। ये लॉस किसने दिए थे, ये लॉस दिए थे आपके एंटोनी एल लवोसियर ने दिए थे। देखिए हमने सबसे पहले महर्षि कणाद को डिस्कस किया, उसके बाद काटायामो को, उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उसके बाद एंटोनियो एल लेवोसियर को। अब हमारे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम के बारे में थोड़ा ब्रीफ दी और एक एटॉमिक थ्योरी को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया, वो कौन है, जॉन डाल्टन। कौन है भाई, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर एक एटॉमिक थ्योरी दी। क्या दी, एक एटॉमिक थ्योरी। उस एटॉमिक थ्योरी के अंदर उन्होंने मेजर 6 पोस्टुलेट्स को डिफाइन किया। 6 पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स का मतलब रूल्स। ये वो रूल्स थे जिससे अकॉर्डिंग हम एटम को डिफाइन करते थे कि ये अगर उसके अंदर है तो वो क्या है, एटम। मतलब इन क्वालिटीज को हम डिफाइन करते थे और लोग कहते थे कि ये क्या है, एटम है। तो जो पोस्टुलेट्स डाल्टन ने दिए वो पोस्टुलेट्स आपको पढ़ने हैं और उन्हें याद करना है, और वो पोस्टुलेट्स आपके वन बाय वन में आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखवाता हूं। पहला पोस्टुलेट, उन्होंने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स called atoms. Atoms participate in chemical reaction. क्या हो गया, पहला लॉ आपका, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। पहला, ये पहले का ये। आगे इसी में उन्होंने कहा कि एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है तो केमिकल बोलते हैं। पहला, ये पहले का ये। आगे इसी में उन्होंने कहा कि एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज पार्टिसिपेट करती है कौन होती है, एटम ही होती है। जैसे मैं आपको रिएक्शन है H2+O, इसके अंदर H2O बन जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन अंदर, किस लिए, टू फॉर्म H2O। ये उन्होंने इस बात के थ्रू बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला atoms are indivisible. Next point, atoms are indivisible. Atoms को डिवाइड नहीं कर सकते and cannot be created or destroyed. Cannot be created or destroyed during a chemical reaction. During a chemical reaction. अब डाल्टन ने जो पोस्टुलेट्स दिए वो काफी इंस्पायर्ड है केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो इसके अंदर आपको कुछ बातें ऐसी जो आपने केमिकल कॉम्बिनेशंस में पढ़ी है, जैसे कि एटम्स इंडिविजुअल और एटम्स आप पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, रिएक्शन अंदर, लेकिन एटम्स को आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। कब, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब आपके पास एटम्स पहले पर रिएक्टेंट साइड उतने ही आपके कहां होंगे, प्रोडक्ट साइड। तो जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतना ही आपका क्या होगा, मास होगा। तो जितना मास रिएक्टेंट साइड उतना ही आपका कहां होगा, प्रोडक्ट साइड। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उस चीज को ये लॉ, उस लॉ को ये जस्टिफाई कर रही है
कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मास के अंदर चेंज आ जाएगा और मास अगर चेंज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां फॉलो नहीं होगा। तो एटम्स इंडिविजुअल हैं और दूसरे एटम्स को आप क्रिएट और डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन के टाइम पर। दो लॉ हो गए आपके फर्स्ट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड लॉ, atoms of or identical elements, atoms of the same or identical elements are same in mass and chemical properties, are same in mass and chemical properties। इस बात देखिए, एटम हो सेम मतलब ये एक एटम है हाइड्रोजन, ये दूसरा है एटम हाइड्रोजन का, तो इस हाइड्रोजन का मास होगा वही मास इस हाइड्रोजन का भी होगा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ होंगी वही केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ होंगी। इवन आप इसको इंडिया से लेके आओ, इसको ऑस्ट्रेलिया से लेके आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सेम एटम्स के अंदर सारी चीजें सेम होती है, मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी शेप, उनकी साइज, ये सभी चीजें क्या होंगी सेम होंगे। ये भी किसने बताया? डाल्टन ने हमें बताया। अब डाल्टन ने साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट, फोर्थ है यहाँ पर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements are different in mass and chemical properties। अब जब आपके सेम की बात आई तो आपने सेम में सारी चीजें बता दी। अब डिफरेंट की बात आई तो डिफरेंस को आपको इस तरीके से बताना होता है, जैसे कि आपका एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन का मास अलग होगा, हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और ऑक्सीजन का मास और ऑक्सीजन केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की क्या है? अलग अलग है। लेकिन अब आगे पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा आइसोटॉप्स। क्या मिलेगा भाई? आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स में आपसे एलिमेंट मिलेंगे कि एलिमेंट अलग है। मान लीजिए एक एलिमेंट H है, एक एलिमेंट मान लीजिए एलिमेंट A है, एलिमेंट B है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि A का मास m1 है और B का मास क्या है? m1 है। A का मास भी m1 और B का मास भी m1 है, लेकिन वो फिर भी दोनों डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ मास सेम होने से आपका एलिमेंट ही नहीं होता, वहां पे मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, शेप, साइज, सारी चीजें मैटर करती है। तो सिर्फ एक पॉइंट अगर आपका सिमिलर हो भी है तो आप उस एलिमेंट को एकदम सिमिलर, आइडेंटिकल नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्लासिफाई किया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। डिफरेंट होते हैं क्योंकि इन सब में ही डिफरेंट होते हैं। ये चार लॉ हो गए आपके डाल्टन के। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पे। एटम्स combine in small whole numbers. Atoms combine in small whole numbers to form compounds। क्या बोला कि जो एटम्स है वो आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो स्मॉल होल नंबर से कंबाइन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? H2O। क्या बनाया भाई? H2O। तो इसमें H कितने? 2, O कितना है? 1। देखा जाए रेशियो क्या होगा? 2:1। स्मॉल नंबर बना और दोनों ही होल नंबर है। इसी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, CO2, CO2 के अंदर हो गया आपका 1:2। ऐसे आप CO3 देख लो, CO3 के अंदर होगा आपका 1:3। मतलब 1 2:1, 1:2, 1:3, सारे ही क्या है? स्मॉल नंबर्स। ऐसे आपके मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो स्मॉल होल नंबर्स के अंदर कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा SO4 हो गया आपका 1:4। तो मोस्टली आपको यहाँ स्मॉल होल नंबर से मिलेंगे जो कम होंगे एटम के कंपाउंड बनाने के लिए। ये भी आपको डायग्राम नहीं पता। नेक्स्ट लॉ एटम का 6, the relative number and kind of atoms, the relative number and kinds of atoms are constant for a compound। constant for a compound। अब इस बात को आप समझिए, ये आपका
H2O के अंदर उन्होंने दो चीज बोली है, रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर क्या है यहाँ पे कि ये 2 और ये 1, मतलब आपका H2O बनने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए 2 और ऑक्सीजन कितने चाहिए 1। तो रिलेटिव नंबर क्या हो गया 2:1। और काइंड ऑफ एटम में आपको कौन कौन से एटम चाहिए, एक चाहिए आपको हाइड्रोजन और एक चाहिए आपको ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो एटम्स में दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का मिलेगा, और वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी एक कंपाउंड के लिए। तो ये किसके लिए कंपाउंड है, H2O के लिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही क्या एकदम कांस्टेंट है। और जब भी ये मिलेगा तभी हम